हेलो बच्चों, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, स्पेशली नीट कंपटीशन को, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके सराउंडिंग में जो कंसेप्ट है उसे समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन में रिपीटेडली एक ही कंसेप्ट, एक ही फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम एक और सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए जो नीट PYQ हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लेकर आ रहे हैं। उनके लिए बस आपको वीडियोस पे, नीट PYQ वीडियोस पे कमेंट करना है कि वी नीड मॉडिफाइड PYQ सीरीज। हम पहले एक क्विज अपलोड करेंगे जिसमें PYQ के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन आप देखकर मजा आएगा आपको, जो मैं मॉडिफिकेशन अक्सर हर टेस्ट सीरीज में भी करता हूं। रेगुलर एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज होती हैं ऑफलाइन में, तो वैसी मॉडिफिकेशन आपके लिए भी लेकर आ रहे हैं। फिर हम उन क्विज के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आएंगे, स्पेशली उन क्वेश्चन के जिसमें ज्यादातर बच्चों ने मिस्टेक की है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको फिजिक्स में 100+ मार्क्स चाहिए तो आप सिर्फ नीट PYQ कर लो, 2 से 3 बार वीडियो सॉल्यूशंस देख लो या खुद से क्वेश्चंस कर लो। बट अगर आपको 150 के अराउंड या उससे ऊपर मार्क्स चाहिए तो आपको नीट PYQ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो आने ही चाहिए, साथ में उसके रिलेटेड कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके नीट में श्योर शॉट 150 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर 180 मार्क्स के लिए आपको बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, बुक्स करने होते हैं, मॉड्यूल करने होते हैं, तभी आप 180 मार्क्स पर पहुंच पाते हैं। ओके, तो इसके लिए सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, कमेंट में लिखना है कि आपको मॉडिफाइड सीरीज चाहिए। जैसे ही हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कमेंट्स आ जाएंगे, जैसे हमने 100 रखा है, 100 कमेंट्स आ जाएंगे तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और आई गारंटी यू कि आपको ये इस सीरीज में बहुत मजा आएगा, उन मॉडिफाइड क्वेश्चन को करके बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के PYQ। अक्सर बच्चों को लगता है कि EM वेव बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक आधा क्वेश्चन आता होगा या कभी नहीं आता होगा। इस वीडियो में 25 इयर्स की जो वीडियो है, इसमें 44 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझिए ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं एक पेपर के। तो कभी 2 क्वेश्चन भी आए हैं, कभी 1 भी आया है, कभी 3 क्वेश्चन भी आए हैं, और सभी इतने सिंपल हैं। 4 से 5 फॉर्मूला अगर आपने समझ लिए EM वेव के, तो समझिए सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। क्या कहता है, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज्ड such that surface charge density on the plate is increased at constant rate with time। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट के ऊपर अगर टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी बेटा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी कॉन्स्टेंटली। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया बाहर निकाल लिया तो dQ/dt क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। अब एरिया को उधर ले जाएंगे क्योंकि प्लेट का एरिया क्या है, कांस्टेंट, तो ये करंट dQ/dt भी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। और जब हमारे पास इस वायर में करंट कांस्टेंट है तो आप समझ सकते हैं कि इस रीजन में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है,
कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट। तो इस रीजन में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी हमारे पास क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आपको इसे कैसे मानना है कि ये हमारे पास एक थिक वायर है। इस स्पेस को आप कैसे इमेजिन कर लो बेटा, थिक वायर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये काफी यूजफुल होगा। अगर ये एक थिक वायर है, इस थिक वायर में से एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने देखा था कि एक थिक वायर में से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो आप करंट डेंसिटी लिख सकते हैं J इक्वल टू I अपॉन ए। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं बेटा, इनर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। वैसे यहां पर अगर इस प्लेट का रेडियस बेटा R है, तो यहां एक्सेस से स्मॉल r डिस्टेंस पे फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता है। ये ग्राफ हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है और आपने नोटबुक में भी ड्रॉ किया होगा। ओके, तो ये पहले लीनियरली इंक्रीज करता है फिर इनवर्सली डिक्रीज करता है। तो क्या आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस। इस प्लेट को क्या मान लिया जाता है, इमेजिनरी सिलेंडर। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था बच्चों को कि सर एक्सिस पे फील्ड जीरो होता है, बट यही अप्रोप्रिएट ऑप्शन थी। बाकी देखें, जीरो बिटवीन द प्लेट, नो। जीरो एट ऑल प्लेसेस, नो। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, नो। तो सबसे ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन ये थी, बट इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाया जा सकता था कि जीरो एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट एक्सेस एंड नॉन जीरो एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट एक्सेस। ओके, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहली जो हमने कहा था 4 से 5 टॉपिक के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन है। पहला कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इक्वेशन। तीसरा प्रॉपर्टीज, कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो किधर होती है, ई, और बी में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी बेटा। फिर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के ऊपर कोई 1-2 क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में बराबर होती है। फिर 1-2 फॉर्मूला प्रेशर के हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2I/c, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए I/c। मेजरली क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड आपको दिखाई देंगे एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर दिखाई देंगे। ओके, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में 3 चीजें आपको समझनी है। पहला एक्सप्रेशन, अगर आप देखें तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, मैग्नीट्यूड बेटा। दूसरा बी परपेंडिकुलर टू ई परपेंडिकुलर टू सी, यानी कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चौथा जो हमारे पास है बी एंड ई आर इन सेम फेज। अगर आपको ये 3 पॉइंट पता है तो आप 10-20% यानी कि 10-12 क्वेश्चन इस 44 में से सीधे ही निपटा दें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई सी 60/3 इंटू 10⁻⁸, 20 इंटू 10⁻⁻8, 2 इंटू 10⁻⁻8। अगर आप देखें तो 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसी बन रही हैं। 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट हमारे पास कट गई बेटा। अब बचा ऑप्शन के हिसाब से, अगर आप देखें यहां पर दोनों जगह कॉस है, यहां कॉस है,
कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यहां पर कॉस तो यहां कॉस, यहां साइन तो यहां पर भी साइन। अब हमारे पास क्या बचा है, अगर आप देखें अंदर का एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हाँ, अब हमारे पास क्या बचा है बेटा, ये तो दोनों सेम है, बट क्या डिफरेंस है यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग है या फिर x। जैसे मैंने कहा फील्ड E किसके अलोंग है, z। वेव किसके अलोंग ट्रेवल कर रही है, वेव किसके अलोंग ट्रेवल कर रही है, x एक्सिस। तो ये माइनस आई आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों का जो रिलेटिव साइन है वो पॉजिटिव। माइनस आएगा जब दोनों साइन पॉजिटिव हो, और प्लस आएगा जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं हो सकता, एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस जे होगा या फिर माइनस जे। ये कैसे लोकेट करना है आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताएंगे, बट अभी यहां पर क्या था, एक x और एक y, तो x में नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बचेगा बेटा, y, क्योंकि इट कैन बी ओनली इन z डायरेक्शन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ये दो क्वेश्चन नीट 2025 में पूछे गए थे बेटा। नेक्स्ट है नीट 2024 का क्वेश्चन, इट इज अगेन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू रेजिस्टर। इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट। आप समझिए, जो गैप बिटवीन द प्लेट है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होता है विच इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। यहां पर अगर कंडक्शन करंट IC है तो यहां पर एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जो सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट होती है, बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्टेड। ओके, तो क्या आएगा, गैप में क्या होगा, नो करंट। अब अगर यहां पर मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कह सकता था नो कंडक्शन करंट, यानी कि कंडक्शन करंट मतलब द करंट विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जैसे मैंने बात की कि मॉडिफाइड क्वेश्चंस में आपको दूंगा, तो हो सकता है मैं आपको ऑप्शन बना के दे दूं कि देयर इज नो कंडक्शन करंट, तब ये ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी। ऐसी ही चीजें आपको समझनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, यस बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम, और इन द डायरेक्शन ऑफ आई, यस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। फिर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट ग्रेटर देन आई, नो। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। साथ में मैंने आपको क्या बताया, मॉडिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। ये किसके ऊपर बेस्ड आ गया बेटा, प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट करंट, इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज। और लास्ट में आएंगे ज्यादातर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड। तो क्या कहता है, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस, यस। स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन स्पेस, यही होती है। मीडियम में अलग है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नो, चार्ज एक्सेलरेटिंग, तो ये करेक्ट है। विच इज नॉट, गलत वाला पूछा गया है, तो ये तो करेक्ट है बेटा, और ये क्या है, रॉन्ग। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये भी करेक्ट है। ट्रांसवर्स मतलब जो वाइब्रेशंस हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बेटा। ओके, दे आर ट्रांसवर्स, दे एनर्जी डेंसिटी, मैंने क्या कहा था, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है बेटा, सेम, ये भी करेक्ट है। तो ये रॉन्ग है और यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बनेगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी नीट 2024 का है री एग्जामिनेशन में। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है
टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं। क्या होगा बच्चों? इफ द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज 1/4, इज 1/4 बेटा, तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, इन्होंने सिंबल भी दे दिया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H फाइंड करनी है, तो E H किसके बराबर होता है बेटा? B/μ। किसमें? मीडियम में। अगर ये स्पेस होता तो B/μ0 मैं यहां पर कर देता, बट ये मीडियम है तो B/μ, तो ये बन गया E/B बेटा। ओके, अब E/B क्या होता है? उस मीडियम में स्पीड बेटा, उस मीडियम में स्पीड। अब स्पीड किसके बराबर होती है? स्पेस में जस्ट इससे पहले हमने देखा ये होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में होती है 1/√μ एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा म्यू एप्सिलॉन। अब μ0 किसके बराबर होता है बच्चों? μ0 μr, सॉरी यहां μ0 नहीं था, आदत है ना वो नॉट लगाने की, यहां हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब अगर आप इसको स्प्लिट कर लें रूट को, तो ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा बेटा। अगर आप ध्यान दें, μ0 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है? 120 पाई, 120 पाई, और इसकी वैल्यू क्या गिवन थी? 1/4, तो ये कितना आ गया बेटा? 120 पाई इंटू 1/2, तो ये बनेगा 60 पाई। समझ में आई बेटा बात? तो ये हमारे पास क्या आ गई? रेशियो ऑफ E/H। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है आपको जो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया स्पेक्ट्रम। बहुत सारे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आर, जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है। तो इसको याद रखने के लिए बहुत सारी जगह पर ये एक लाइन दी गई है। गड्डी, पंजाबी च गड्डी बोलते हैं, हिंदी च गाड़ी बोल देते हैं। गाड़ी XUV इन माई रेंज, यानी कि ये है गामा, ये है एक्सरे, ये है अल्ट्रावायलेट, ये है विजिबल, और ये है इंफ्रारेड, और ये है माइक्रो, और ये है रेडियो वेव। ओके बेटा, अब इस ऑर्डर में जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और इस ऑर्डर में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए थी? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो वो किसकी होगी बेटा? गामा की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज। क्लियर है? याद रख सकते हैं। आप में से ज्यादातर को हो सकता है ये पता हो, नहीं पता है तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टू प्रोड्यूस्ड, ये फिर से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रेट चेंज ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट इतना है, इन द स्पेस बिटवीन दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इट इज कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट इज dQ/dt, dQ इज C/dV/dt, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज C इंटू V। C कांस्टेंट है, V बदल रहा है, तो C बाहर आ गया, dV/dt। अब आप इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻6 dV/dt।
अब अगर आप इसे डिवाइड कर दें बेटा तो मेरे पास dv बाई dt क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻6, 1/2 10⁻3, तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट पर सेकेंड। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से लिख सकते हैं, मैं एफ से लिखता हूं, सो दैट वेलोसिटी और v और न्यू में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हमें पता लगता है। तो फील्ड का कंपोनेंट दे दिया, एम्पलीट्यूड दे दिया 48 वोल्ट पर मीटर। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड कितना होगा, स्पीड भी दे दी बेटा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड E0 बाय सी, E0 कितना है 48, ये है 3 इंटू 10⁸, ये आ गया 16 इंटू 10⁻⁻8, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो क्या आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, AC सोर्स इज कनेक्टेड टू C ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये AC में भी, जो हमने AC की PYQ वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी ये क्वेश्चन था और इसमें भी है। AC सोर्स को C के साथ कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये होती है 1/ωc। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 चैप्टर का कंसेप्ट यूज हो गया बेटा, तो वो हमने दोनों में ही डिस्कस किए हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास XC कम होगा, ये कहते हैं रिमेन कांस्टेंट, नो, डिक्रीजेस, यस, हमें फ्रीक्वेंसी कम करी थी, सॉरी बेटा, हमने फ्रीक्वेंसी यहां पर डिक्रीज करी थी, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी नो बेटा। डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट विच इज इक्वल टू EMF बाय XC। तो अगर हमारे पास XC बढ़ गया तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डिक्रीज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, समझे। तो ये EM वेव का भी क्वेश्चन है और AC का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखेंगे, ये हमें क्या कहते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इक्वेशन। आप देखें तो अभी तक हम 2023-22 तक पहुंच गए हैं, 25 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन एंड प्रॉपर्टी का और स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का भी एक ही आया है ज्यादातर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा इस वीडियो में 10th है, इसमें 3 ही आए हैं, प्रॉपर्टी, इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है करंट में। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, B0 इंटू सी, B0 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8, C कितना है 3 इंटू 10⁻8, तो ये क्या बनेगा 9, 2 ऑप्शन में 9 है। यहां क्या है कॉस, यहां कॉस, यहां साइन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कॉस, क्योंकि E एंड B ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम फेज में होते हैं, या जब यहां कॉस तो यहां पर भी क्या आएगा कॉस, आंसर बन गया फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सारी चीजें अंदर सेम ही होंगी, अगर बाय चांस कभी अलग दे भी दी जाए तो वो गलती से हो सकता है, बट अगर आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर के भी दिया गया है, डायरेक्शन जल्दी ही हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दें बेटा, ये कहता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देखिए इक्वेशन एंड प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों,
रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके बराबर होती है बेटा? जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है E बाय सी, तो B बाय E किसके बराबर होगा बच्चों? 1 बाय सी के बराबर होगा। आप इसे रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें क्या बताता है बेटा? ध्यान देंगे, ये हमारे पास मैच द कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी कि गड्डी या गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ओके। तो हमें यह तो पता है कि सबसे छोटी वेवलेंथ गामा की होगी, उससे बड़ी एक्स की होगी। तो यहां पर मुझे अब इन एक्स यू वी और इंफ्रारेड की वेवलेंथ का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए था। वो आइडिया आप कैसे रख सकते हैं? क्या सर एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा? नहीं, मैं यहां पर कहता हूं कि ये विजिबल है, ये हमें याद होती है 400 से 700 नैनोमीटर, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। इंफ्रारेड की रेंज इससे बहुत बड़ी है, नैनोमीटर में ये कुछ एमएम तक पहुंच जाती है, नैनोमीटर से फ्यू एमएम तक ये पहुंच जाती है, एमएम तक पहुंच जाती है। एफ में हटा देता हूं, कहीं फर्मी ना आप समझ जाए। एमएम से बड़ी माइक्रो है, एमएम से कुछ मीटर तक, रेंज उससे बड़ी है, कुछ और मीटर्स में ये बड़ी हो जाती है। छोटा आ जाए तो नैनोमीटर से थोड़ी छोटी अल्ट्रावायलेट है। एक्स यूवी ये आपको याद रखनी है, ये कुछ नैनोमीटर से लेकर 0.1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक ये चली जाती है। तो अब वहां से आप इस ऑर्डर को उठा सकते हैं, इससे छोटा होगा तो वो गामा। सबसे नीचे है एक्स, सबसे छोटी अगर आप देखें तो ये सबसे छोटी रेंज में चली जाएगी, नहीं ये वाली चलेगी -10 मीटर। अगर आप देखें तो ये 0.1 नैनोमीटर में है, तो ये गाम एक्स के साथ क्या मैच करेगा? फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आप देखें तो एग्जामिनर जानता है कि सबको एक्स रे की वैल्यूज याद होती हैं, एक्स रे की वैल्यू सबको याद होती है 0.1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, किसी एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ मिल जाता है, एक आधा डेसिमल इधर उधर हो भी सकता है, ओके। फिर बात आती है कि अब ये तो सबको मालूम था, फिर देखें इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मुझे पता है कि 700 नैनोमीटर से थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर मैं इसको 1000 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर को क्या लिखा जा सकता है? -10। अगर मैं इसको मीटर में लेकर जाऊं तो ये हमारे पास 10⁻, अगर मैं देखूं तो -4 मीटर में चला गया। ये नैनो था, सॉरी ये ऐसे था, ये -6 में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये मैंने कहा था ये कुछ बहुत बड़ी रेंज तक जाता है, सिर्फ यहां से तो इसकी शुरुआत है, यहां से तो इसकी शुरुआत है। तो और कहां जा सकता है? ये -4 दिख रहा है बेटा आपको, क्या दिख रहा है बेटा? -4। तो ये 100 तो प्लस इसके हो ही सकता है, 100 टाइम्स तक तो इसकी रेंज जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। फिर आ गया मेरे पास माइक्रो, इससे बड़ी क्या होती है? माइक्रो, ये थर्ड आ गया। और फिर आता है एएम रेडिएशंस, रेडियो वेव। रेडियो वेव हमारे पास फ्यू मीटर्स में होती है, तो ये हमारे पास सेकंड चला। तो अगर आप ऑप्शन देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, तो डी आंसर इसमें बन जाएगा। स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली याद हो या ना हो, बट इसका आइडिया होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया व्हेन लाइट प्रोपेगेट थ्रू मटेरियल मीडियम, तो इसकी स्पीड क्या होगी? देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? 1/√μ∈. आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आप इसको लिख सकते हैं μr, μ0, ε0, ε. यहां नॉट नहीं है, ओके। तो ये बन जाता है c/√μr, ε. क्योंकि c किसके बराबर है बच्चों? √μ0, ε0। मुझे ये
एप्सिलॉन के साथ नॉट लिखने की बड़ी गंदी आदत है, आपने देखा पिछले कुछ क्वेश्चन में भी लिख रहा था, तो ध्यान से देखना है बेटा। तो क्या आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है नीट 2021 का क्वेश्चन, ये भी हमने एसी के पीवाईक्यू में भी दिखाया बताया था और यहां पर हम फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सोर्स वोल्टेज के साथ लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट ये कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा बेटा। ये किसके बराबर होगा, E बाय एक्सी। बट अब ये तो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होगी, V नॉट 1 बाय एक्सी को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी। पीक वैल्यू तो यहां पर भी इतनी है, यहां पर भी इतनी। फिर बात आती है फेज की, जो करंट कैपेसिटर है इसमें जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है, कितने से, 90 से। तो अगर वोल्टेज साइन है तो ये क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा। तो ये साइन नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, कॉस होगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में भी डाउट पूछते हैं। क्या कहता है, ये आ गया वो डायरेक्शन वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन एक्स डायरेक्शन। तो जो वेव की डायरेक्शन है वो हमारे पास आई कैप, बाय डिफॉल्ट आई लेंगे, जरूरत पड़े तो माइनस आई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां इन एक्स डायरेक्शन लिखा है, पॉजिटिव एक्स नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एक्स माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द डायरेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी। हमें क्या चेक करनी है, पॉसिबल डायरेक्शन। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, ई और बी हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बेटा, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बच्चों -1 इंटू -1 प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो ये 1 + 1 2, क्या ये जीरो है, नहीं है, तो ये कट गया बेटा। सेकंड ऑप्शन बेटा, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया बच्चों, 2, ये भी जीरो नहीं है। सी ऑप्शन बेटा, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -1 -1, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या बन गया बच्चों, 1 -1, ये जीरो आ गया, ये मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है, अभी चेक करेंगे, अगर दो ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो मुझे फर्दर चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। डी, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो ये आ गया -2, तो ये -2 है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी। और इसने क्वेश्चन में पॉसिबल पूछा था, तो ये हमारे पास पॉसिबल डायरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये फिर से देखिए किसके ऊपर आ गया, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड आ गया, मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो रेशो क्या हो जाएगी बच्चों, 1:1 हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड चार्ज्ड बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज वेरिंग। क्या ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, यस, ये पहले भी आ चुका है, जिसमें हमें कंडक्शन करंट दिया गया था, सी दिया गया था, dV/dt हमें फाइंड करना था बेटा। तो कंडक्शन करंट थ्रू द वायर क्या होगा, अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होंगे। ये वाली ऑप्शन बराबर है, हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, बराबर होंगे तो ए और सी। किसके बराबर होगा, dQ/dt,
और चार्ज होता है CV। C कांस्टेंट है तो बाहर आ गया dV/dt बेटा। तो C कितना है 20 माइक्रोफैरेड और ये कितना है 3, तो ये क्या आएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिस दिया वेलोसिटी। ये हम क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले केस में भी देखेंगे बेटा, रे ऑप्टिक्स में। ये वेलोसिटी होती है रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। पहले भी ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये बन जाएगा C बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पहले ये आया था ना बेटा क्वेश्चन जिसमें यही पूछा गया था। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय म्यू आर है 1, ये 1.44। 1.44 का रूट क्या आएगा बच्चों 1.2, डिवाइड करेंगे तो 2.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या बन गया बच्चों ये ये आ गया A ऑप्शन हमारे पास है, बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नीट 2019 का बड़ा ही आसान, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, सबको मालूम है। नेक्स्ट बेटा, EM वेव, ये आ गया प्योर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। EM wave is propagating VI cap, instantaneous oscillating electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है +J कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप देखें तो V होता है E क्रॉस B, E क्रॉस B। अगर आप देखें तो ये I कैप है और ये J कैप। तो B के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी? आइदर K कैप और -K। अगर आप देखें तो J क्रॉस K, ये I कैप, ये J कैप क्रॉस K। जब आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, तो J क्रॉस K क्या होगा I, तो यही मेरे पास ट्रू हो जाएगा। अगर आप -K करेंगे तो इट विल लीड टू -I, बट हमारे पास वेव डायरेक्शन गिवन है I कैप, तो क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव Z डायरेक्शन। आंसर हमारे पास बन जाएगा। समझे? तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 का। ये भी इक्वेशन और E और B के बीच का रिलेशन है, बस यहां थोड़ी सी ट्रिक की गई है। RMS है V और हमसे पूछ ली गई पीक, तो पीक क्या होती है RMS इंटू √2, तो ये कितना होगा 6√2। तो मैग्नेटिक फील्ड की पीक क्या होगी E0/C, 6√2 3 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आ गया 2√2 10⁻⁻8 बेटा, क्योंकि स्पीड होती है +8। तो ये 2√2 हो जाएगा 2.82 10⁻⁻8। तो ये क्या आंसर लिख सकते हैं बेटा? B ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 का क्वेश्चन। ये हमने AC के PYQ में भी डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में बेटा रेजिस्टेंस दे दी R, कैपेसिटर की हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दी 100 ओम, वोल्टेज RMS दे दी 220 वोल्टेज बेटा। कैपेसिटर इज 50% चार्ज, द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब उसने पीक वैल्यू ही पूछ ली बेटा, तो इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी पीक वैल्यू ऑफ RMS डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय Z। पीक वैल्यू होगी RMS इंटू √2, Z होगा R² प्लस XC का स्क्वायर। तो ये 220 √2 डिवाइड बाय ये कितना था 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास
100√2, ये कट जाएगा तो ये 2.2 एम्पियर। तो क्या आंसर बनेगा बेटा? 2.2 A। क्लियर है? समझ में आया बेटा? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों क्या होते हैं? सेम। तो आंसर क्या रहेगा? सेम बेटा। आगे बढ़ते हैं। 2016 का ये क्वेश्चन है, ये भी आ गया। प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, 2-3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, मूविंग चार्ज एट कांस्टेंट स्पीड, नो चार्जलेस, स्टेशनरी चार्ज नो बेटा। एक्सेलरेटिंग चार्ज से होती है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इस ऑर्डर की है, ये भी हमारे पास किसका है बेटा? स्पेक्ट्रम का। और स्पेक्ट्रम में आपको आइडेंटिफाई करना है वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। अगर आपको एनर्जी दे दी जाए तो आप वेवलेंथ सबसे पहले लिखेंगे। एनर्जी किसके बराबर है बेटा? hc/λ। तो लैम्डा hc/E। ये भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं। hc 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी hc बेटा जब हम नैनोमीटर में देखते हैं तो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। और एनर्जी कितनी है? 15 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने इसे कट कर दिया तो ये नैनोमीटर में बच गया। आप इसे 5 पे कट करें 248, ये 3 पे कट किया 82.6 10⁻³ नैनोमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेसिमल में आ गया 0.082 नैनोमीटर। अब ये जो वेवलेंथ है ये किसकी होती है? हमने पहले भी स्पेक्ट्रम में लिखा था कि एक्सरे की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से वेरी करती है बेटा। तो अगर आप देखें तो ये 10⁻³ से 0.1 नैनोमीटर ऑर्डर में ही जा रहा है। तो ये मोस्टली किसको बिलोंग करेगा बेटा? एक्सरे को बिलोंग करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। रेडिएशन एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मोमेंटम ट्रांसफर। अगर एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके ऊपर मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था 4-5 टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफी कम 2-3 क्वेश्चन ही सिर्फ हैं। अगर इधर से रेडिएशन आई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग तो पी से ही वापस चली जाएंगी, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो ये क्या आ जाता है बेटा? 2p। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन साथ लेनी पड़ेगी। और रेडिएशन का मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा? E/c। तो ये क्या आ जाएगा? 2E/c। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी देखेंगे बेटा, जहां हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, और यहां पर ईएम वेव में भी ये फॉर्मूलाज और कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन, 2E/c बेटा। आगे बढ़ते हैं। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ। अब कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या है, तो आप इसको यूनिट से पहचान सकते हैं। वॉट पर मीटर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। ये आपको क्या गिवन है बच्चों? इंटेंसिटी गिवन है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल इंसिडेंस है, तो बेटा एवरेज फोर्स क्या होगी? तो प्रेशर हमारे पास होता है 2I/c, तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, तो 2I/c इंटू एरिया। 2I कितना है बच्चों? 25 इंटू 10⁴, c 3 इंटू 10⁸, एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। मेरा साथ देंगे, ये 5 और 2 10, 250, ये कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? 250 ये इंटू 10⁻⁻8, ये बच गया था नीचे, तो 2.5 10⁻⁻6 न्यूटन। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड नीट 2013 क्वेश्चन, कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव oven heats up the food item।
माइक्रोवेव ओवन में जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हीट करने के लिए, फूड आइटम रखते हैं, तो गर्म कैसे होता है? माइक्रोवेव एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस प्रोडक्ट के ऊपर फॉल कराता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेटिंग की, वो भी सेम होती है। तो रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का, और जिससे उनकी एनर्जी बढ़ेगी और वो हीट अप हो जाते हैं। तो इस वजह से आंसर क्या आता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। याद रखना है बच्चों, याद रखना है इसे। 2013 में 2013 में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे आता है बेटा फिर से 2013 कर्नाटका वाले केस में क्या है? हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, हमें गिवन है वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पासेस थ्रू द वैक्यूम। किसमें से? मीडियम में से। वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज, मीडियम में कितनी होगी? सेम होगी। ये हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं बेटा कि एक वेव जब मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है 4। तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो स्पीड है वो होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बेटा। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो हमारे पास जो स्पीड के ऊपर इफेक्ट होगा वही वेवलेंथ के ऊपर भी इफेक्ट होगा बेटा। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। तो मैं ये कह सकता हूं मीडियम में स्पीड, वैक्यूम में वेवलेंथ, मीडियम में स्पीड, मीडियम में बेटा। क्या ये बात समझ में आई? स्पीड भी बदल जाएगी ना मीडियम में। मैंने थोड़ा सा यहां पर गलत लिख दिया था बेटा। वैक्यूम में स्पीड लैम्डा एफ नॉट, मीडियम में स्पीड लैम्डा एम एफ एम। एफ एम और एफ सेम रहेगा तो ये स्पीड की रेशो आ गई। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें, मेरा साथ दें, तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? वेवलेंथ के ऊपर इफेक्ट क्या होगा बेटा, यही पूछा गया है हमारे पास। यहां देखिए मैंने थोड़ा सा ना थकान, जब आधा घंटा वीडियो फटाफट से करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से फिर से वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीडियम डिवाइड बाय लैम्डा v बाय सी। v क्या होता है? c बाय रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इससे पहले 2 क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या बच गया बेटा? म्यू आर एप्सिलॉन। म्यू आर कितना दिया है? अगर नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो याद रखना है, म्यू आर नहीं दिया तो 1, ये 4, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 1/2 टाइम हो जाएगी। तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो क्या आंसर बनेगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन इक्वेशन। ई की इक्वेशन दी गई है, वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के क्या हो? के कहां से आएगा बेटा? 2 पाई लैम्डा से, या फिर स्पीड होती है ओमेगा बाय के। अब ये वेव किस में ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम में। तो मैं स्पीड क्या लिख सकता हूं? c। तो k किसके बराबर आएगा बेटा? ओमेगा बाय सी। ओमेगा t का कोफिशिएंट हमारे पास ओमेगा होता है, c क्या है? 3 × 10⁸। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कहता है, ये फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ही है 1/c। स्पीड ऑफ लाइट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या आंसर आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नीट
2011 AIPMT 2011 डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। प्रोपेगेशन किस तरफ है? वेव इज प्रोपेगेटिंग टुवर्ड Z एक्सिस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? E क्रॉस B होता है V। तो हमें क्या चाहिए? K क्या? तो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन J क्रॉस K, अरे K में तो हो ही नहीं सकता, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो K में E भी नहीं हो सकता, K में ये रहेगा। अब देखते हैं कौन सा मैच करेगा। I क्रॉस J, K होता है, यस। J क्रॉस I माइनस K होता है, I J K। I क्रॉस J प्लस K होता है बेटा। ओके, अगर आप J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K होगा, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? B। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये फिर से देखिए स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है, तो आपको क्या याद रखना है? गड्डी या गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीजिंग, तो पीछे से चलना है आपको। सबसे बड़ी कौन सी होगी? रेडियो वेव। रेडियो वेव तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ी क्या है? माइक्रो। तो सबसे पहले माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा। ओके, तो सबसे छोटी गामा है, दो ऑप्शन थी तो ये तो दोनों कट गई। फिर देखो गामा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? रिपीट हो गया। कब रिपीट हुआ? 2024 में। 2024 में भी सेम, या 23 में इसी वीडियो में स्टार्टिंग में था। These waves do not require medium for propagation, ये तो करेक्ट है। These can pass through the vacuum also. Both vector attain maximum and minimum at the same place at same time, yes, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। Energy of electromagnetic wave is divided equally, yes, ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है, ये भी करेक्ट है। Both are parallel to each other, no, these are perpendicular to each other. Okay, दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ये ठीक है। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या कह रहे हैं? ये भी काफी क्रूशियल क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे डाउट पूछते हैं बेटा। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन, आपको ये दिया गया है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ बेटा क्या होती है? K 2 पाई लैम्डा, ये होता है ओमेगा बाय स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड होती है ओमेगा बाय सी। स्पेस में है तो यहां पर स्पीड c ही यूज करेंगे। ओमेगा कितना है? 10⁻⁷। c कितना है? 3 × 10⁸ तो ये हमारे पास आ गया 1/30। k की वैल्यू 1/30 0.033। तो इसने k की वैल्यू भी पूछी है, ये गलत हो गया बेटा, एक जीरो की कमी है। वेवलेंथ 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 60 पाई, पाई होता है 3.14। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 188.4 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट। वेव एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड बेटा E0 कितना है? 10 वोल्ट पर मीटर, ये भी करेक्ट हो गया बेटा। वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, ये चेक करते हैं कैसे। अगर इन दोनों का साइन सेम है और ये हमें बताता है कि वेव किस एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। अगर इन दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां क्या दिया है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
2009 में भी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और यही पूछा था किधर और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या है। ओके, अब देखिए 9 में और 10 में दोनों में सेम टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए PYQ करना जरूरी है बेटा। डायरेक्शन यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और कौन सा एक्सेस एक्स, तो पॉजिटिव एक्स में है तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके, अब देखें फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा है 2 पाई 10⁻⁶। टी का कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, ओमेगा। ये क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई कट गया तो एफ कितना आ गया बेटा 10⁻⁶। दोनों ऑप्शन में सेम है, तो नीट में आपको ये चेक जरूर करना चाहिए था, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। वेवलेंथ अलग है, तो वेवलेंथ बेटा के कितना है, एक्स का कोफिशिएंट पाई इंटू 10⁻⁻², ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई कट गया तो लैम्डा 2 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ओके, तो 200, तो ये करेक्ट हो गया, तो आंसर इज बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2008, फिर से ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है बेटा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, मीडियम में वेलोसिटी होती है मीडियम में वेलोसिटी होती है 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन आप इसे लिख सकते हैं इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी, ये दी है, और परमेबिलिटी ये दी है। इस क्वेश्चन में ये म्यू को ही म्यू नॉट और म्यू को एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। इन जनरल ये स्पेस के लिए होते हैं, ये मीडियम के लिए, बट इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम ही गिवन है, तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट 2007 का, फिर से प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, ई एंड बी आर इन अ सेम फेज बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट दोनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, शाबाश। इसको देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है, फिर से स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है हमें, कहता है लैम्डा वी विजिबल है, लैम्डा एक्स एक्सरे, लैम्डा एम माइक। तो फिर से गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, तो सब किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बैक साइड से चलना है बेटा। इधर वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज, तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, माइक्रो, फिर क्या आ जाएगा विजिबल, और फिर क्या आ जाएगा बेटा एक्स, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, वी कंसीडर द रेडिएशन इमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ये थर्मल फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है। ह्यूमन बॉडी जो रेडिएशन इमिट करती है, दीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग द डे, यस, बट ओनली ड्यूरिंग द डे, नो। Radiation is emitted during the summer and absorbed during the winter. Radiation emitted lies in ultraviolet. ये इंफ्रारेड रेडिएशन में होती हैं, और कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है। Which of the following are not electromagnetic wave? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्पेक्ट्रम में एक्सरे गामा रे तो था, हीट रेज आर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बेटा। बीटा पार्टिकल ये मैटर वेव है, इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं बीटा रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, ये है मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी इज पैरेलल टू, हमने क्या लिखा है, 4 से 5 बार पूछ लिया गया है। वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी बेटा, तो इसके पैरेलल होगी। नेक्स्ट है 2002 का क्वेश्चन,
व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? सन रेडिएशंस अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं बेटा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसके ऊपर लाई कर रहे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है और वो थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं और वो क्या होती हैं? इंफ्रारेड। फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन ओजोन लेयर इनको बाहर नहीं जाने देती, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो कौन सी रेज हैं? इंफ्रारेड रेज हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर क्या है? इट स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेज बेटा। ओजोन लेयर डिक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट? नो, इट इंक्रीज। ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव? नो। ओजोन लेयर कंट्रोल? नो बेटा। तो इट स्टॉप अल्ट्रावायलेट विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडीज। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर फिर से वही आ गया बेटा, एक्स का गामा का, एक्स का यूवी का। तो गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑर्डर बेटा, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इस तरफ जाना है तो सबसे पहले गामा बी, फिर एक्सरे ए, फिर यूवी सी। तो क्या आएगा? बी ए सी। ये क्वेश्चन बेटा कुछ जगह पर यहां पर गामा और एक्स ए को चेंज किया गया, इसको ए दे दिया, इसको बी सी, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी आ जाएगा। ओके, तो आप ध्यान से देखना कि किसको बी और किसको ए कहा गया है। तो इसके साथ ही हमारी आज की EM वेव 25 इयर्स नीट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन खत्म होती है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए मॉडिफाइड नीट PYQ सीरीज लेकर आएंगे, जिससे आप वेरी इजीली नीट में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर watching. Remember to like, comment and share.